प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स साइंस कॉमर्स का एग्ज़ाम हो चुका है, आर्ट्स का बचा हुआ है। तो आर्ट्स के लिए शर्मा गेस्ट पेपर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, जिसमें पहला क्वेश्चन है मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? तो यूटिल। उपयोगिता को हम लोग यूटिल में मापते हैं, तो उपयोगिता की माप की इकाई है तो यूटिल अभी जस्ट है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता माप यूटिल है, ठीक है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता MUNTH बराबर वाट, तो इसका हो जाएगा दूसरा TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN मतलब हो गया अभी का कुल उपयोगिता, और जस्ट उसके एक पहले वाला TUN माइनस 1 कहलाएगा कुल उपयोगिता। तो दोनों का अंतर सीमांत उपयोगिता होगा। अगला है सीमांत उपयोगिता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है? तो अभी जस्ट यहाँ देख लिए हम लोग TUN माइनस TUN माइनस 1, ये पहला ऑप्शन है। उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो घटती जाती है। मतलब पहला रोटी खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, ज़्यादा उपयोगिता मिलेगा। दूसरा रोटी खाएंगे तो उससे कम हो जाएगा मेरा उपयोगिता। पेट भरने के बाद हमको उपयोगिता नहीं मिलेगा, इसलिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है? उपभोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दूसरा ऑप्शन सही है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका कुल उपयोगिता का रेखा। अब यहाँ जहाँ अधिकतम होगा वहाँ पर इस तरह का सीमांत उपयोगिता यहाँ पर इसको काटेगा, तो ये सीमांत उपयोगिता। तो जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होगा वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता मान शून्य होता है। पहला ऑप्शन सही है। उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्त है, तो संतुलन का शर्त है MUX बराबर PX। मतलब संतुलन का शर्त है मार्शल का शर्त, जहाँ पर मूल्य, ये मूल्य का रेखा और ये आपका सीमांत उपयोगिता की रेखा, जहाँ पर दोनों बराबर होगा वहाँ पर उपभोक्ता क्या होगा? संतुलन में होगा। तो ये संतुलन कहाँ बन रहा है? MUX बराबर PX। MUX क्या हो गया? ये वाला हो गया, और PX हो गया ये वाला। जहाँ दोनों बराबर होंगे उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होगा। गोसेन का प्रथम नियम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। फिर है गोसेन का दूसरा नियम क्या है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम। अगला है सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है तो प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। उदासीन वक्र होता है, उदासीन वक्र क्या होता है? तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स के एग्जाम में आया था, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। ऐसे तो उदासीन वक्र के बहुत सारे आकार होते हैं, इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ये पहला ऑप्शन ही सही है। मूल बिंदु की उन्नतोदर होता है, मतलब इस तरह आप देख सकते हैं ये उदासीन वक्र है और ये है आपका मूल बिंदु, इसकी ओर क्या हुआ है? उठा हुआ है, मतलब उन्नतोदर है। फिर है तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, तो तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र एक ही चीज़ है, तो ये क्या होता है आपका? बाएं से दाएं की ओर झुकाव होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। फिर बजट रेखा की ढाल होती है, तो बजट रेखा की ढाल उदासीन वक्र में ही हम लोग, ये है आपका बजट रेखा, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी हुई है, मतलब ये ऋणात्मक होगी। पहला वाला हो जाएगा। बजट रेखा मेरे आय को बताती है, मेरे पैसे को बताती है, मेरे साधन को बताती है। फिर है बजट रेखा 2x + 3y बराबर 12 की ढाल होगी, तो इसकी ढाल क्या होगी? 2 और 3, तो 2:3 का मतलब 2/3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के परिवर्तन की दर की अभिव्यक्ति है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। कुल उपयोगिता TU बराबर क्या होता है? सिग्मा MU, मतलब सीमांत उपयोगिता को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगा। कुल उपयोगिता को मात्रा से भागा देंगे तो वो औसत उपयोगिता बन जाता है।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है MU बराबर डेल्टा TU बट्टा डेल्टा Q। अगला है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। किसी वस्तु की अधिकतम कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी जिसे एक उपभोक्ता देने के लिए तैयार होगी। उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होती है? उन्नतोदर होता है। फिर उदासीन रेखा एक से अधिक हो सकती है। उदासीनता की रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब उदासीन वक्र इस तरह का नहीं हो सकता है। उदासीन की रेखा नीचे बाएं से दाईं ओर झुकी होती है। ये अब है अगला चैप्टर मांग से। ये शर्मा के इस पेपर का है सारा। तो है मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मार्शल ने कहा था। तीसरा ऑप्शन सही है। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो विपरीत संबंध को दर्शाता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मांग के नियम मतलब वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, आय प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव, तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। मांग का नियम व्यक्त करता है तो वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। फिर है सामान्य मांग वक्र का ढाल क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो तीसरा है dx बराबर फंक्शन ऑफ px के द्वारा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सभी हैं, मूल्य, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता रुचि में परिवर्तन, उपयुक्त सभी है, चौथा ऑप्शन। मांग के निर्धारक तत्व क्या है? तो उपयुक्त सभी हैं। निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ये है उपभोक्ता की आय। किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? तो विलासिता की वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, मतलब एक की जगह दूसरा का प्रयोग। पेप्सी के जगह कोको कोला पी लेंगे। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी? तो मूल्य में वृद्धि हो गया तो चाय ज़्यादा पीने लगेगा, मतलब बढ़ती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी वृद्धि होने से मांग में वृद्धि कमी नहीं होती है? तो यह हो जाएगा अनिवार्य वस्तु। कुछ घटिया वस्तु कीमतें गिरने पर उसकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका गिफिन का विरोधाभास, जिस पर मांग का नियम काम नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है, तो होती है धनात्मक। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की दर को हम लोग कीमत लोच कहते हैं। कीमत लोच को मापने की रीति क्या है? तो उपयुक्त सभी है, जैसे कुल व्यय प्रणाली या कुल व्यय रीति जो मार्शल ने दिया था, बिंदु प्रणाली के बोल्डिंग ने दिया था, चाप रीति स्टिगलर ने दिया था। तो ये तीनों है मांग की लोच के माप की रीति या मेथड बोल सकते हैं। समानता मांग वक्र का ढाल होता है, कैसा होता है? तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, तब वस्तु की मांग क्या होगी? तो पूर्णतः बेलोजदार होगी। पूर्णतः बेलोजदार का चित्र इस तरह होता है, मतलब मूल्य घटे या बढ़े मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इतना का इतना ही खरीद रहा है, इसलिए बेलोजदार हो जाएगा। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग क्या होता है? तो पूर्णतया बेलोजदार होती है। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है, क्षैतिज इसको कहते हैं क्षैतिज, तो ये हो जाएगा पूर्णतया लोचदार होती है, पूर्णतया लोचदार होती है। जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तब मांग क्या होता है? तो पूर्णतया लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो इकाई से कम। एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच क्या हो जाएगी? तो 1 से कम होती है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हैं। अब एक लाइनर क्वेश्चन है,
मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। कीमत एवं मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को हम लोग मांग तालिका या मांग सारणी कहते हैं। मांग वक्र की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर नीचे ढाल वाली होती है। एक वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध होता है। एक व्यक्ति की आय में कमी से मांग में कमी या मांग वक्र में खिसकाव होता है। घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। घटिया वस्तु अर्थात गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। समान वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। एक गिफिन वस्तु वह है जिसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। बहुमूल्य तथा सामाजिक सम्मान प्रदान करने वाले वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर प्रायः बढ़ती है। बाजार स्तर पर किसी वस्तु की बाजार में दी गई कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को बाजार मांग के नाम से जाना जाता है। वस्तु X की कीमत में वृद्धि के कारण Y के मांग में वृद्धि हो जाती है। इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापक वस्तु हैं। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ जाती है। यदि वस्तु X की कीमत बढ़ने पर Y का उपयोग कम हो जाए तो इनके बीच क्या संबंध होगा, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। चाय की कीमत में वृद्धि होने से चीनी की मांग कमी आएगी। आय में वृद्धि होने पर जिन वस्तुओं की मांग में कमी होती है उन्हें घटिया, गिफिन या निकृष्ट वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फल उसकी मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम लोग मांग की लोच कहते हैं। एक सीधी रेखा मांग के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इकाई के बराबर मतलब 1 होती है। फिर आगे है, कीमत में कमी होने पर यदि उपभोक्ता का व्यय कम हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। अनिवार्य वस्तुओं की वस्तुएं जैसे अनाज, नमक, पेट्रोल आदि की मांग बेलोजदार होती है। विलासिता की वस्तुएं जैसे टेलीविज़न, स्कूटर आदि की मांग अधिक लोजदार होती है। जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं होती है उसकी मांग लोजदार होती है। आदत की वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोजदार होती है। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियाँ हैं। ऐसे 4 विधि हैं लेकिन आप लोग को 3 ही विधि पढ़ना है। इन वस्तुओं की मांग की लोच बताएं। जैसे नमक का तो नमक का बेलोजदार हो जाएगा, हीरा का आपका बेलोजदार हो जाएगा, दूध का आपका लोचदार हो जाएगा, दवाई आपका बेलोजदार होगा, मोबाइल फ़ोन आपका लोचदार होगा तथा स्कूल ड्रेस आपका बेलोजदार हो जाएगा। लोचदार और बेलोजदार मतलब होता है मूल्य का प्रभाव अगर मांग पर पड़ेगा, जैसे मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाएगा या मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाएगा, तो मूल्य का प्रभाव मांग पर पड़ेगा तो वो लोचदार कहलाएगा। और मूल्य का प्रभाव यदि मांग पर नहीं पड़ेगा तो वो बेलोजदार होगा। मतलब मूल्य घटे या बढ़े, मांग पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो बेलोजदार कहलाता है। अब सेट 2 को हम लोग देख लेते हैं। आदर्श अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है, तो इसका सत्य है आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है, तो उसका कारण है तकनीकी विकास। एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी, तो 120 गेहूं का त्याग करता है इसलिए 120 उसका अवसर लागत कहलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 120 क्विंटल गेहूँ। एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले ए का देख लेते हैं। 4 और 5 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए का आ जाएगा 9, बी में आ जाएगा 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 8, और सी में है 5 और 6 को जोड़ देते हैं, यहाँ 8 है तो ये आ जाएगा 11। तो सबसे ज़्यादा पहले किस में मिल रहा है, सी में, फिर आपका मिल रहा है ए में 9 और फिर बी में मिल रहा है 8। तो ये चौथा ऑप्शन में है, पहले सी फिर ए फिर बी, तो चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो समान कीमत स्तर का निर्धारण। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान क्या होता है, तो 0 होगा। उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है कि 2 उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अभी ऊपर में जस्ट पढ़े थे कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
फिर अगला है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ मांग की लोच का फॉर्मूला होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर है मेरा मांग मात्रा कितना है, तो उसकी मांग मात्रा है 8%, तो 8 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 4, तो 4 दूनी 8 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है 2। अगला है, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। कोई भी चीज़ में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो दाहिनी ओर जाएगी, और अगर कमी होता है तो वो अपना बाईं ओर जाती है। दाईं बाईं मतलब क्या हुआ, जैसे ये वक्र है, ये दाहिनी ओर गई, इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रहा, और इधर बाईं ओर अगर खिसकता है तो उसमें कमी होती है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। फिर है, एक निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। तो बिंदु G पर क्या होगी, तो मांग की रेखा का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती। नीचे जब हम लोग आते तो मान घटता है, तो यहाँ से यहाँ अक्ष तक में मांग की लोच का इकाई से कम होगी, और अक्ष पर मांग की लोच घटते घटते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो मांग की लोच क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ >1 होगा और अक्ष पर हो जाएगा इन्फिनिटिव मांग की लोच, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर G बिंदु पर क्या है, तो मांग की लोच क्या होगी, यहाँ G बिंदु पर आपका मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो तीसरा ऑप्शन 1 से कम होगी, इकाई से कम या 1 से कम भी लिख सकते हैं। फिर उदासीन वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। तो उदासीन वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगी, मतलब आपका हिग्स के अनुसार ये है आपका बजट का रेखा और ये है आपका उदासीन वक्र। तो जहाँ पर उदासीन वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगी वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, मतलब यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर और मूल्यों का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। फिर है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी क्या, घटिया वस्तु। फिर निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो चाय और चीनी पूरक वस्तु का संयोग है। बाकी चाय और कॉफ़ी क्या है, तो प्रतिस्थापक वस्तु है। पेप्सी और मिरिंडा भी प्रतिस्थापक है, और ये भी प्रतिस्थापक वस्तु है। यहाँ पूरक वस्तु पूछ रहा है इसलिए चाय और चीनी हो जाएगा। किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है। तो कहा जाता है उत्पादन फलन। मतलब उत्पादन फलन का फॉर्मूला होता है Q बराबर फंक्शन ऑफ KLC। मतलब ये हो गया आपका साधन और ये हो गया आपका उत्पादन, दोनों के फलनात्मक संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। 17 हो जाएगा, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, तो औसत उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। फिर है, यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा। तो सीमांत लागत में क्या होता है, परिवर्तन की दर को होता है, इसलिए आपका यह दूसरा ऑप्शन सही है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। तो ये है आपका पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित होता है, जबकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जिसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है, जबकि पैमाने प्रतिफल क्या होता है, दीर्घकालीन कहलाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका अल्पकाल में। अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में विभक्त किया जाता है, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए अल्पकाल में ही विभाजन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा। तो वो दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। इसका ग्राफ इस तरह होता है, ये है आपका, यहाँ से ऐसे हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ पहला अवस्था कहलाएगा, यहाँ बीच वाला दूसरा अवस्था कहलाएगा और ये तीसरा अवस्था कहलाएगा। तो यहाँ पर उत्पादक क्या करेगा, यहीं पर अपना उत्पादन दूसरी अवस्था में करना चाहेगा। तो 21 का दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है कि औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये सही नहीं है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद होगी तो क्या होगी, कमी होती है।
यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगनी करने से उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो जाती है तो उसे कहा जाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। जैसे दुगना कर रहे हैं और उत्पादन मेरा 3 गुना बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, तो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहलाएगा। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो सीमांत आगम कहलाती है। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध होता है? तो वो होता है टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब संबंध है यही कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, यही संबंध है। यहाँ हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। ये आपका साइंस कॉमर्स का एग्जाम में आया था क्वेश्चन। फिर है जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत क्या होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, काहे कि समान दर से वृद्धि हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग अधिक को हम लोग दर्शा सकते हैं किससे? तो चौथा ऑप्शन पहला तथा दूसरा दोनों, मतलब डी ग्रेटर देन एस हो गया, मतलब डी मांग अधिक है पूर्ति की तुलना में, और यहाँ डी माइनस एस ग्रेटर देन 0, ये दोनों दर्शाते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगा? तो कमी हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ होता है मात्रा में परिवर्तन बट्टा कीमत में परिवर्तन। तो मात्रा में परिवर्तन कितना रहा? 4, और कीमत में परिवर्तन हो रहा है 5%। 5 से 4 को भागा लगा देंगे तो आ जाएगा आपका 0.8, तो 0.8 है मेरा तीसरा ऑप्शन सही है। मुक्त प्रवेश और निकासी की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? तो वो होगा साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत क्या होगा? तो वृद्धि होगी। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, क्या होता है? न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। फिर है पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है एआर बराबर एमआर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये है, ये एआर का रेखा, यही एमआर का रेखा, यही मूल्य का रेखा, यही मांग का रेखा सर, इसलिए एआर और एमआर यहाँ बराबर होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? तो वो है समरूप वस्तु किस में है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। टीआर मतलब कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? तो एआर भी कहा जाता है, मतलब टीआर और एआर बराबर होता है। फिर किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? तो वो होता है एकाधिकार में। अगला है जब सीमांत आगम का मान 0 होता है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होता है, तो वो होता है 1। एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध होता है? तो वो होता है एआर ग्रेटर देन एमआर होता है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो संतुलन कहाँ होता है बाजार में? जहाँ एमआर बराबर एमसी होता है। तो एमआर और एमसी कहाँ बराबर होता है? ये है आपका एमआर और ये है एमसी। एमआर का लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर एमआर और एमसी 4 बराबर हो रहा है, तो उत्पादन कितना करेगा? 6 इकाई का। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है 6। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोग को समझ में कुछ कुछ तो ज़रूर आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मतलब कमेंट करें, या मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर आप हमसे चैट भी कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो मैं ज़रूर उसका निदान करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।